पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में कलह होना भी अब शुरू हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने पति के लिए एक ऐसा कर्म करती जिसकी वजह से उसके पति की बेरहम तरीके से अब हत्या हो जाती है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के अब रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में एक बार आप जहां से वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस स्थान का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम आपकी जगह के साथ कल की वीडियो में हम ले पाएँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ठीक है, जो घटना कल सुनाई गई थी और जो ज़िला जो कस्बा कल सुनाया गया था, ठीक उसी कस्बे से ही अब जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उत्तर प्रदेश, उसी का जाना माना अब ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और ठीक उसी में ही बिछुआ एक थाना लगता है, और ठीक उसी से सटा हुआ नगला एक पृथ्वी गांव पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक 28 जनवरी और साल 2023 का। पूरे भारतवर्ष में कड़ाके की ठंड होती है, ठीक वही हाल वहाँ भी होता है। और जैसे सुबह का टाइम होता है तो इधर अनुज पाल होते हैं, अपने सरसों के खेत में जाते हैं मौके पर सरसों की रखवाली के लिए। लेकिन जब पहुंचते देखते हैं कि मेड़ है, मेड़ के ऊपर से वह खड़े होते हैं और देखते हैं कि अंदर कुछ सरसों उनका गिरा हुआ। सोचने लग जाते कि आखिर जो होता है पूरा सरसों तो हम देख के गए थे अभी 2 दिन पहले पूरी तरह से यहाँ शांत खड़ा हुआ था, लेकिन आज गिरा क्यों है। वह सोच लेती हो सकता है जानवर जाके चुप के बैठे हो। अब इधर अनुज पाल अपने खेत में चले जाते हैं और पहुँचते देखते कि अरे वहाँ तो एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसी वक्त अनुज पाल उल्टे पैर भागते हैं और अपने गांव में जाते हैं। काफ़ी लोगों को खबर देते हैं, लेकिन जो खबर जो होता है राजेश पाल के कान में पहुंच जाता है। राजेश पाल अपने भाई की तलाशी करते करते जब उसका आता पता नहीं पाता है तो अपने थाने बिछुओं में जाता, वहां पर अब अपने भाई को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा देता था। और जैसे ही इधर जो होता है अनुज पाल के द्वारा राजेश को खबर लगता है अपने उसी समय भाई अब ब्रजेश के बारे में अब शंका होने लग जाता, कहीं वह तो हमारा अपना भाई है। और यही सब सोच साज कर उधर राजेश पाल जो होता अपने कुछ हितकारियों को लेता है, और लेने के बाद ठीक जो होता अनुज पाल के साथ अब खेत में पहुंचता, वहां पर अपने भाई को देखता है। देखने के बाद वहीं राजेश पाल दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला पड़ता है। इसकी जो सूचना होता है वहाँ के कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा अब थाने बिछुआ में दे दिया जाता है। वहाँ के SHO साहब अमित सिंह होते हैं और अपने टीम को लेते हैं। और ठीक जो होता है लगभग जो नगला पृथ्वी गांव पड़ता है 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, लगभग 8 घंटे सफ़र तय कर अब उसी समय नगला पृथ्वी गांव के बाहर अब जो खेत होता है अनुज पाल के खेत में पहुंचते देखते। अब इधर बेचे लाल के पास जाती है, जो ब्रजेश के अपने पिता होते हैं। उनसे जब पूछताछ करती है तो बेचे लाल कहने लग जाते कि साहब आए दिन ना हमारी अपनी जो बहू होती है और रेनू हमारा जो अपना बेटा होता है ब्रजेश पाल, दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। और साहब हमारा ही अपने भाई का एक बेटे का बेटा है अब मोहित का जो होता है साहब हमारे घर जो होता है हमारे बेटे ब्रजेश के गैर मौजूदगी में काफ़ी आना जाना होता है। यह बात पुलिस की टीम जैसे सुनती उसी समय शंका कर जाती है। पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अब मोहित और रेनू के बारे में कुछ सच्चाई जोड़ना चाहती थी, इसलिए पुलिस की टीम जो रेनू को फ़ोन को अपने कब्जे में ली थी उसका पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब निकालती तो पता चलता है कि 26 जनवरी का रात का लगभग 8 से और 12 बजे के बीच इधर रेनू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल और बार आते हैं। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता है कि इधर ब्रजेश का ही अपना एक चचेरा अब भाई होता है मोहित पाल। और पुलिस की टीम को जैसे ही अब उस नंबर के बारे में जानकारी मिलती है, सारी बात की जानकारी सीधे देख ले पता चलता कि आए दिन इधर रेनू और मोहित पाल के बीच अब फ़ोन पे बात हुआ करते थे। घटना के वक्त काफ़ी ज़्यादा बात हुए थे। पुलिस की टीम समझ जाती कि मामला अब सीधा का सीधा यहीं पर जाकर टिकेगा, इसलिए पुलिस की टीम एक टीम लेती है
और सबसे पहले अब रेनू के पास जाते, पता चलता रेनू अपने घर से नदारद है। और दूसरे पुलिस की टीम जब पहुंचती है मोहित के घर, वह भी पता चलता नदारद है। पुलिस का शंका आखिर में बदल जाता। पुलिस की टीम तलाशी करते मुखबिरों की व्यवस्था कर देती कि जल्द जल्द दोनों को कैसे न कैसे कर अब कस्टडी में लिया जाए। अब इसी तरह अब वहाँ मुखबिर भी लग जाते कि जल्द जल्द कैसे न कैसे कर रेनू और मोहित को जल्द जल्द कस्टडी में लिया जाए। अब पुलिस के हिसाब से पुलिस के मुखबिर भी अब लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब कुछ दिन का वक्त बीतता है, बीतने के बाद ठीक जो होता है 48 घंटे का वक्त नहीं निकल पाता है। पता चलता है कि जो फर्दपुर चौराहा है, उसी चौराहे पर इधर रेनू और साथ में अमित एक साथ अपने हाथ में झोला लेकर खड़े हो। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, मुखबिर के द्वारा सादे पोशाक में होती है और कस्टडी में लेकर अपने थाने पहुँच जाती है। और लेकिन अपने थाने बिछुआ में जब पूछताछ करती है तो रेनू पहले प्रकरण वाली बात करती है, लेकिन पुलिस की टीम वहीं रेनू के सामने तुक्का फेंक देती, कहने लग जाती है कि जेल में बंद हुआ जो अमित है ना, उसने सारा जुल्म कबूल कर लिया, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। और जैसे ही आप बात रेनू सुनती है, उसी वक्त सकपका जाती है। अपने पति इधर ब्रजेश पाल की हत्या का जुल्म चंद मिनट के अंदर कबूल कर लेती है और पुलिस का जो दाव होता है पूरी तरह से सीधा पड़ जाता है। और पुलिस की टीम के सामने अब वहाँ अमित भी आ जाता है। अमित और रेनू एक दूसरे के सामने पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं। इशारे उशारों में पुलिस की टीम दोनों की बातों को समझ लेती है और दोनों के ऊपर थोड़ी बहुत बोलचाल की शक्ति दिखा देती है, दोनों टूट जाते हैं। लेकिन अब जो सच्चाई बताएंगे दोस्तों, इसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर कतई यकीन तो नहीं होगा, क्योंकि ठीक है जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का ही मैनपुरी का ही जो बिछुआ थाना पड़ता है। अब उसी गाँव में ही, अरे साला कहा गया रे, थाना पड़ता है और ठीक उसी का सटा हुआ एक नगला पृथ्वी जाना माना गांव पड़ता है। वह गांव कोई सीधा साधा गांव नहीं होता है, बल्कि जाना माना गांव होता है, क्योंकि वह अम्बेडकर के नाम से चयनित एक गांव होता है। उस गांव में चारों तरफ से हरे भरे पेड़ भी होते हैं और उस गांव में पूरा सड़क एकदम पक्का होता है। लोगों का आने का जो रास्ता होता है सुलभ होता है, बिजली से चकाचौंध होता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं अब बच्चे लाल। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है और रन्नू। उनके टोटल 2 ही बेटे होते हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा होता है और राजेश पाल, एक छोटा बेटा होता है ब्रजेश पाल। दोनों बेटे जो होते हैं, पास एक स्कूल होता है उसमें पढ़ाई करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से दोनों बेटे का जो मन होता है अब पढ़ाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से अब राजेश पाल अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाता है। क्योंकि इधर बच्चे लाल के पास थोड़ी बहुत खेतियारी ज़मीन होता, उसी में जाकर खेती बाड़ी किया करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार का खर्चा बर्चा, बच्चों का पढ़ाई का खर्च भी चल जाया करता था। तो तरीके से बच्चे लाल का परिवार खुशीमय तरीके से जीता है। लेकिन इसी बीच राजेश जो होता है पूरी तरह से शादी के दलित पर चला जाता है और उसके जो पिता होते हैं बच्चे लाल अब राजेश के लिए लड़की तलाशते हैं। भाई काफ़ी महीनों लग जाते हैं और लड़की तो मिलता, शादी भी करवा देते हैं, तौर तरीके से रहने लग जाता है। लेकिन इसी बीच ब्रजेश जो होता है वह भी अब शादी के पर चल पड़ता है। खूबसूरत तरीके से शादी की तलाशी भी करते हैं। बच्चे लाल अपने बेटे ब्रजेश के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। तब उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदार के पास एक लड़का होता है, उन्हीं की अपनी बेटी होती है। अब इधर रेनू देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। उसके जो अपने पिता होते हैं लड़की की तलाशी जब करते हैं तो इधर जो होता है ब्रजेश नाम का लड़का मिल जाता है। अब मिलने के बाद जो होता है पृथ्वी गांव में अब जाकर अपनी बेटी रेनू की शादी कर देते हैं। और रेनू थी बड़ी खूबसूरत, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। और इधर जो होता है ब्रजेश जैसी रेनू को पाता है तो उसकी खूबसूरती की वजह से उसका मान सम्मान भी करने लग जाता है। और लेकिन समय बीतते बीतते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो रेनू जो होती है अपने जेठानी से जाकर अब सामूहिक परिवार की वजह से झगड़े तकरार करने लग जाती है। क्योंकि रेनू को पता होता है कि इतना बड़ा परिवार का खर्चा हमारी बस की तो नहीं है, ना हमारी बस की खाना बनाना है। यही सब सोच साच कर रेनू अपने घर में सिर्फ 2 साल का वक्त नहीं निकाल पाती। अब इसी बीच उसके जो ससुर होते थे बच्चे लाल अपने बेटे अब ब्रजेश पाल और साथ में अपनी बहू अब रेनू को दोनों को अलग कर देते हैं और दोनों अलग चले जाते हैं। क्योंकि इसी बीच जो होता बच्चे लाल की जो पत्नी होती है मौके पर अब रन्नू की अचानक बेरहम तरीके से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे लाल अकेले पड़ जाते हैं और अपने बेटे और राजेश के ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी तो बीतता है। क्योंकि इधर जो होता है ब्रजेश के हिस्से में उपजाऊ ज़मीन भी पड़ी होती है और उसी के बदौलत अपने परिवार का खर्चा बढ़ चलाता है। लेकिन समय जब बीतता है, बीतने के बाद जो होता है इधर रेनू टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन माँ बनने के बावजूद भी रेनू की खूबसूरती में और उसके चाहतों में कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि इधर जो होता है पूरी तरह से ब्रजेश शाम को जब लौटता भाई एकदम खेती बाड़ी में थका हुआ हारा लौटता।
आता चारपाई पर खर्राटे भरता, लेकिन रेनू की जो चाहत होती है वह बढ़ जाती और चारपाई पर जाते खर्राटे भी भरते देखती, अपने पति के साथ है मौके पर झगड़े तड़ा कर बैठती कि आखिर हमारी भी अपनी चाहत है, हमें भी कुछ ज़रूरत है। लेकिन बिरजेश जो होता है थका मारा हारा की वजह से वह रिश्ते बनाने से इनकार कर, जिसकी वजह से आप आए दिन झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन चलो यह तो चलता ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर बिरजेश का ही एक अपने चाचा होते हैं और राजेंद्र पाल उन्हीं का अपना बेटा होता है। अब अमित पाल जो अपने पिता के साथ घर रिश्ते में उलझा तो होता है, लेकिन उसके पास जो होता है इतनी खेती ज़मीन नहीं होती है कि अपने परिवार के सहित अपना खुद भरण पोषण कर सके, जिसकी वजह से अमित का जो होता है बिरजेश के साथ जो होता है जाकर अब दोस्ती बन जाती है, जिसकी वजह से अब बिरजेश पाल के साथ वह खेत में काम करने लग जाता है और उसे मेहनताना के पैसा खुद बिरजेश दिया करता था और साथ रहता था और साथ कभी कभी जो होता है बिरजेश के घर आना जाना बन जाता है। लेकिन जब आता है एक दिन जो होता है खाना खाते वक्त उसकी जो नज़र होती है जाकर अब रेनू के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि रेनू भले 2 बच्चों की माँ होती है, उसकी खूबसूरती देखने लायक बनती थी। और इस हथकंडे को देख कर अमित पूरी तरह से अब भाभी भाभी कहना शुरू कर देता है। दोनों के बीच भाभी देवर का अब रिश्ता पनप जाता है, जिसकी वजह से जब कभी भी अब इधर अब मोहित जो होता है रेनू के सामने पड़ता तो भाभी भाभी कहना शुरू कर देता है। उसकी वजह से दोनों के बीच हंसी टुटोले शुरू हो जाते हैं। हंसी टुटोले तो चलने लग जाता है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन समय तब गुजर जाता है जब एक दिन इधर जो होता है मोहित को बड़ी अच्छी बात है अब जाकर रेनू को लग जाती, क्योंकि रोनी भाभी के नाते ऐसी बात कह जाती जिसकी वजह से मोहित उसके बात को अपने मन में ले लेता है। और उसी दिन से जो होता है खुद रेनू अब मोहित को लेकर पूरी तरह से चाल स्वभाव देखकर पागल से हो जाती है। वह सोचने लग जाती है काश मोहित जैसा अगर हमें पति मिला होता तो आज हमें ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं होती जिस कमी के लिए हम इस दुनिया में तरस रहे हैं। यही सब सोच कर अब जब भी कभी वक्त होता है तो रेनू अपने पति के साथ तो होती, लेकिन बगल में वह सीधा का सीधा मोहित की कल्पना करती। अब इस तरह के हथकंडे की वजह से यह खुद सोच लेती है कि हमें कैसे मौका मिले मोहित को अपने कब्जे में मिलने के लिए। लेकिन इधर जब कभी भी मौका लगता और लगने के बाद जो होता है बिरजेश मोहित से बोलता तुम जाओ घर जो होता है खाना पीना खा लो और हमारे भी ले आओ। यह मौका बिरजेश की वजह से अब अच्छा मिल जाता। इधर मोहित पहुंचता, घर में बैठता और खाना खाने जब लग जाता तो भाभी की नज़रों को भांपता और वहीं खूब इधर जाकर रेनू की तारीफ़ किया करता था। और यह बात रेनू को बड़ा अच्छा लग जाता है कि चलो इस घर में अगर हमारा पति हमारा तारीफ़ नहीं कर रहा है, हमारा अपना ससुर बच्चे लाल हमारी तारीफ़ नहीं कर रहा, तो चलो आज मोहित हमारी तारीफ़ कर रहा है। इन सब की भाषा को लेकर पूरी तरह से इधर रेनू अब मोहित के लिए मोहित हो जाती है। और जब कभी भी अब मोहित घर में आता तो कभी इधर रेनू जो होता उसके सामने जब पड़ती तो अपना कपड़े का जो हिस्सा होता कुछ ऐसी स्वभाव में ला लेती, जिसकी वजह से मोहित देखकर पूरी तरह से समझ जाता कि रेनू की जो चाहत है आखिर आजकल हमारे लिए क्यों बढ़ रही है। और मौके के तलाश में हरदम बैठा रहता इधर मोहित, और मौका पाने के बाद रेनू के घर में जाता और भाभी ने हंसी टुटोले करता, लेकिन हंसी टुटोले देख कर मोहित समझ जाता है। और इसी बीच जो होता है एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो मोहित होता है बिरजेश से ज़्यादा लेता है, खाना लेने के बहाने पहुंचता है। लेकिन उस वक्त रेनू के दोनों जो बच्चे होते हैं अब स्कूल गए हुए थे, घर में अकेले रेनू थे। और रेनू मौके पर स्नान गृह में स्नान कर जैसे कुंडी खोलती बाहर निकलती तो सीधा का सीधा एक कपड़े में होती है। और उस अवस्था को देखने के लिए वहाँ बिरजेश का अपना करीबी चचेरा भाई अब जाकर मोहित पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता है पहुंचने के बाद जो होता है रेनू के उस हथकंडे को देखता है, समझ जाता है। रेनू इशारा मारती है, दोनों के बीच वहीं प्यार भरी बातें होती हैं, थोड़ी बहुत देर तक बातें चलती हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, मनमोहक बात कर लेते हैं। और दोनों के बीच जो होता है सहमति होता है कि आज के बाद जो होता है भाभी आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, जिस हिस्से के लिए हम इस जीवन में गुजारा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह बात रेनू समझ जाती है और रेनू ऐसी बात रख देती है कि उसे उसी समय पति वर्ता का धर्म समझा देती है और दोनों एक दूसरे के सामने समझते हैं। इसके बाद हम मोहित को और रेनू अपने बेडरूम में ले जाती है और उधर बिन विवाहित ज़िंदगी के मोहित के साथ रिश्तों को अंजाम देती है। पता होता है कि आज के बाद हमारा जो पति है हमारे लिए तो पूरे तरह से ताक पे हो गया, अपना देवर को वहीं पर अपना पति का दर्जा दे देती है। और उधर जो होता है दोनों के बीच चोरी छुपे संबंध बन जाता है और संबंध चलते चलते लगभग 8 महीने का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से गांव में फैल जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, माहौल बिगड़ता है। इसकी खबर जाकर
इधर ब्रजेश पाल के कहने पहुंचता है, लेकिन वह यकीन नहीं करता है। सोचता हमारी पत्नी तो भाई इतनी ख़राब थी नहीं कि आखिर अचानक लोग हमारी पत्नी के बारे में तरह तरह की बुराई क्यों कर रहे हैं। अब इन सबकी सच्चाई जानने के लिए वह जब भी खेत में होता है तो बिना बताए अपने घर पहुंचता है। लेकिन इधर रेनू के कान में भनक नहीं लग पाता कि हमारे पति को हमारे बारे में कुछ ना कुछ अता पता चल गया है। और इधर रेनू बेधड़ तरीके से अपने घर में मोहित को बुलाती, चाहे दिन हो या रात, रिश्तों को अंजाम देती है। और एक दिन तो जैसे ही शाम का टाइम होता है, इधर ब्रजेश पाल को पता चलता है कि आज खेत में तो आया था लेकिन हमसे पहले यहाँ चला गया। वह समझ जाता है कि मामला कुछ तो उल्टा है। और उसी वक्त ब्रजेश अपना सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर एक टिब्बिल पे फरसा रख कर वहाँ से निकलता है और अपने घर पर जाता है। पता चलता है घर का मेन दरवाज़ा तो खुला, लेकिन बाहर जो होता है देखता है वहाँ मोहित का चप्पल रखा हुआ। सारा मामला समझ अंदर घुसता है, दो नज़ारा देखता है, पूरी तरह से सनत रह जाता है, क्योंकि उस नज़ारे में उसकी अपनी पत्नी और उसका अपना करीबी चचेरा भाई अब मोहित पड़ा होता है। एक अवस्था को देखकर सन से रहता है, लेकिन वहीं पर अपनी पत्नी का पिटाई तो करता है, लेकिन वहाँ से मोहित कि जैसे गधा पर सिंह निकल आता वैसे फरार हो जाता है। और इधर अपनी पत्नी को पाता है, वहीं ब्रजेश रेनू का बेरहम तरीके से पिटाई करता है। इतनी पिटाई करता है कि वहाँ पर तुलते तुलते चारपाई पकड़ लेती है। लेकिन अब जब रात का टाइम होता है, रात के टाइम में जो होता है, अब इधर जाकर खुद अपने आप को बड़ा ही बेचारा समझ लेता, अपनी पत्नी के पास जाता, करने लग जाता, देखो हमें पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं होगी। वह मोहित जो होता है बड़ा ही रंगीला किसी आदमी है, उसके लुभावनी बातें में कोई भी औरत आ जाती है, लेकिन हमें पता है कि तुम उसके लुभावनी बातों में आई होगी, इसकी वजह उसके साथ तुमने सहमति जताया और तुम्हारा फ़ायदा उठाया। लेकिन अब जान लो, अगर जो होता है वह हमारे घर आया तो उसके लिए खतने की घटी बच सकती है। लेकिन हमें तुम पे यकीन है। काफ़ी सारी बात जो होता है वहीं जब कहता है तो रेनू समझ जाती कि हमारा पति हमारी बातों में आएगा। और वहीं रेनू अब अपने पति ब्रजेश के सामने चौकी चुपड़ी बातें करने लग जाती है। और रेनू को बात को इधर जो था बड़ी जल्दी ब्रजेश अपने मन में ले लेता है। और वहीं बेधड़क तरीके से लगभग 10 दिन के साथ जो होता है दोनों वक्त दूरी में बिताते, लेकिन 10 दिन बाद फिर जैसे ही ब्रजेश के साथ रहते हुए रेनू को यकीन हो हमारा पति हमारी बातों पर यकीन कर रहा है, चोरी छुपे अब जो होता है बुलाना शुरू कर देता है। लेकिन 10 दिन और नहीं बीतता है, दोनों के बीच फिर सम रिश्ते जब पनपते ना तो बेधड़क से पनपते हैं। और इसी बीच एक दिन फिर दोनों के सामने एक ऐसा अवस्था आता है कि उस अवस्था को देखकर पूरी तरह ब्रजेश दंग रह जाता है, पकड़ता है, वहीं पिटाई करता करने लग जाता है। आज के बाद हमारे घर कतई जो होता है मोहित नहीं आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर माफ़ी मांगती है, लेकिन माफ़ीनामा तो नहीं चलता है। हिदायत देता है कि अगर आज के बाद आया तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। और उसी दिन से जो होता है ब्रजेश जाता ठीके पर वहाँ शराब पीता, अपने घर लौटता, आदत बन जाती है। और अपनी पत्नी का जो होता है इधर अब मोहित का नाम लेकर पिटाई करता। सिलसिला तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे लत ऐसी बढ़ जाती है कि ब्रजेश की अपने गांव में कई लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देता है। अब लेने की वजह से उसके पास कर्जदार भी आने लग जाते हैं। और इधर जब परेशान हो जाता है, उसके पिता जो होते हैं बच्चे लाल कहते हैं बेटा तुम्हें शहर चले जाना चाहिए ताकि तुम कर्जदार के पैसे की भरपाई कर सको। और ब्रजेश जो होता है अपने पिता अपने भाई राजेश की बात मानता है, लेकिन हाँ अपने भाई और राजेश के सामने सारी पत्नी की खुलासा कर देता है, कहने लग जाता है कि हमारी पत्नी को लोग आप सतर्क रहना। और वहाँ से आप बात कहकर ब्रजेश निकल जाता है और नोएडा जाता है। वहाँ एक फैक्ट्री होता है, उसी में काम करता है, मेहनत मजदूर से करता। लेकिन 1 महीने का वक्त नहीं बीतता, अपने घर पहुंचता, 4 दिन का वक्त बीता, पत्नी के साथ रहता, फिर निकल जाता। लेकिन कुछ मामला जब उल्टा चलता है तो इधर रेनू जो होती है अब चोरी छुपे अपने सास, क्योंकि उसकी सास जो होती है दुनिया में होते नहीं, ससुर होते हैं, और उसके अपने जेठ के सामने अपनी हरकतों को अंजाम दिया करती थी। लेकिन यहाँ मामला चलते चलते कुछ महीना का जो वक्त बीतता है तो एक दिन जो होता है अब ब्रजेश पाल अपने गाँव आता है। और जब आता है तो उसके गांव में जो होता है मौके पर कुछ फंक्शन होता है, उसी फंक्शन में शामिल हो जाता है। दोबारा मुलाकात वहीं जाकर मोहित से हो जाता है। और मोहित जब देखता है दोस्ती गांठ लेता, लेकिन उसी समय ब्रजेश समझ जाता है कि मोहित हो सकता है अब सुधर गया हो, क्योंकि अभी तक हम जब से गांव आए हमारे कानों में हमारे भाई ने इनकी बातों की कोई बात सिलसिला का हमें दिया ही नहीं। इसी तरह यकीन कर लेता है दोबारा। और मोहित और ब्रजेश के बीच दोस्ती होती, दोनों एक साथ उठकर बैठ चला लेते हैं। और उठ के बैठ के बीच जो था धीरे धीरे और मोहित का ब्रजेश के साथ आना जाना हो जाता, नशे में बेसुध कर देता और नशा का फ़ायदा उठाकर घर में घुसता और इधर रेनू के साथ संबंध का पूरी तरह सिलसिला रहता और अंजाम देता। इसी साथ चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीतता है तो फिर दोबारा गांव में चर्चा होता है, लोग संतप्त होते हैं। और इसकी चर्चा जाकर ब्रजेश कान पहुंचती, ब्रजेश फिर सतर्क हो जाता है। एक दिन चोरी छुपे पहुंचता है, अपनी पत्नी को फिर पकड़ता है और फिर पिटाई करता है। लेकिन उसी दिन से रोज का सिलसिला चल जाता है। लेकिन एक दिन जो होता है जैसे ही अब 26 जनवरी साल 2023 का वक्त होता है, अब वही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अपने घर में ब्रजेश पहुंचता है, अपनी पत्नी का तौर तरीके से बातों को लेकर पिटाई कर देता है।
और वहाँ नशे में होने की वजह से पिटाई कर तुरंत तैयारी करता है और उसी समय जो प्लान बनाता है कि हमें शादी के फंक्शन में जाना, और कपड़े पहनता रात 9:30 बजे निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रेनू अमित को सूचना दे देती है, कहने लग जाती कि आखिर हम अपने पति की इस पिटाई से कब तक अपनी ज़िंदगी जीते रहेंगे, हमें भी कोई रास्ता चाहिए, हमें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। यह बात जब अमित फ़ोन पे सुनता कहने लग जाता कि भाभी जी, हम आपको तो अपना पत्नी कब से बना चुके हैं, बल्कि आपको अपने साथ अपने घर में रखना चाहते हैं। लेकिन यह बात जब सुनती है, वह 2 बच्ची होने के बावजूद भी अपने बच्चों से किनारा कसने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि अमित के साथ मिलती कहने लग जाती कि हमें अपने पति का जीवन अब आगे सूरज में नहीं देखना है। यह बात जब सुनता अमित कहने लग जाता है कि भाभी जी, आपका तरीका बड़ा अच्छा है। और अमित और रेनू दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला बनाते हैं। अमित उर्फ मोहित और मिलकर जब फैसला बनाते हैं, दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से लग जाते हैं। लेकिन हाँ, मौका अच्छा होता है, या समझ कर रेनू कह देती है कि वह बारात में गए हैं, फंक्शन में शामिल हुए हैं, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। और इधर मोहित निकलता है, वहाँ जाता ठेके पर काफ़ी सारे शराब की बोतल लेता है और वहाँ पर जाकर पार्टी में वह भी शामिल हो जाता है। और वहीं पार्टी में ब्रिजेश को देखता, पहले तो माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी मांगते हुए चेहरे को भांप लेता है मोहित, कहने लग जाता है कि लग रहा है ब्रिजेश ने अभी हमसे गुस्सा नहीं छोड़ा है। और माफ़ी मांगते हुए कई तरह हरकतें करता है, लेकिन अपने जेब से 2 बोतल निकालता है भाई मोहित और ब्रिजेश को दिखाता है। ब्रिजेश जब मोहित को सामने बोतल देखता ना, तो उसके मुँह से लार आ जाता है। और इधर मोहित समझ जाता है, कहता है ठीक है यार, दोस्त जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे हम भी शहर चले जाएंगे, हमारा यहाँ कोई नाश्ता नहीं रह जाएगा। और इधर जो होता तुरंत और ब्रिजेश मोहित से मिलकर दोस्ती का एक जोड़ बांध लेता है और वहीं मिलकर दोनों पैक लगाते, लेकिन पैक का ज़्यादा हिस्सा होता है। अब इधर जाकर मोहित ब्रिजेश को लगवाता था। ब्रिजेश जैसे नशे में बेसुध होता है, रात को 11:30 बजे के आसपास टाइम होता है, अपने साथ लेता है और गांव के बाहर जाता है, एक पुलिया होता है, वहीं खड़ा हो जाता है। और वहीं से मोहित रेनू को फ़ोन करता है और रेनू खबर पाती है, अपने घर से वजनदार एक रुपये की लाड लेती है। लेने के बाद पुलिया पहुंचती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से और नशे में होने की वजह से ब्रिजेश को ना इधर अपनी पत्नी रेनू दिखाई देती है और ना मोहित दिखाई देता है। अंधेरे का फायदा उठाने के लिए दोनों तैयार रहते हैं और पहुंचने के बाद उसी रोहे के राड से इधर ब्रिजेश राय के ऊपर अब रेनू भी प्रहार करती है और दूसरी तरफ मोहित भी प्रहार करता है और वहीं इस दुनिया को छोड़कर बेरहम तरीके से चला जाता है। बॉडी को लेने के बाद वहीं पाल साहब के खेत में सरसों का होता है, सिमटम कर देते हैं। और फिर इधर अपने घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने सारे कपड़ों को तौर तरीके से धोती है, नहाती है, ले जाकर सुखाने के लिए रख देती है। और जैसे कुछ टाइम होता है तो अपने जेठ राजेश के पास जाती है, उनसे कहने लग जाती है कि वो निकले थे बारात के लिए लेकिन लौटे नहीं। और इधर राजेश पाल अपने छोटे भाई की तलाशी करते हैं, नहीं मिलता है। सुबह के टाइम उनको खबर मिलती है कि इधर बॉडी जो होता खेत में पड़ा हुआ है, वह पहुँचते, लेकिन सारा मामला उजागर तो हो जाता है। तब जाकर जब पुलिस के सामने सच्चाई रेनू और इधर मोहित उर्फ अमित रखते हैं। इससे सुनने के बाद वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं पूरी तरह से सहम सा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इधर ब्रिजेश के अपने 2 बच्चे हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को कब्जे में लेती है और ले जाती है वहाँ के अब कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है ना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।